इस अध्याय में हम बात करेंगे द्रव्यमान संचलन की, यानी कि मास मूवमेंट के बारे में। मास मूवमेंट या द्रव्यमान संचलन के अलग अलग नाम है, जैसे कि वृहद सरण, वृहद संचलन आदि। तो देखते हैं द्रव्यमान संचलन होता क्या है। भूपृष्ठीय पदार्थों के गुरुत्व शक्ति के कारण होने वाले संचलन को द्रव्यमान संचलन या वृहद संचलन कहते हैं। यह संचलन तीव्र अथवा धीमी गति से हो सकता है। डी ब्लिच एवं पीटर मुलर ने वृहद संचलन एवं वृहद सरण में से वृहद संचलन शब्द को प्राथमिकता दी, जबकि थोर्नबरी महोदय ने वृहद सरण शब्द को प्रयुक्त किया। वृहद सरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम शार्पे महोदय ने 1938 में किया। ध्यान रखना है इसको। वृहद सरण गुरुत्व शक्ति द्वारा निम्नवर्ती ढालों की ओर होने वाला शेल पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रव्यमान संचलन या वृहद संचलन या वृहद सरण की दर को नियंत्रित करने वाले कारक। पहला जो कारक है वह है अपना संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। दूसरा जो कारक है वह है सेल संगठन तथा पारगम्यता। तीसरा जो कारक है वह है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। और चौथा जो कारक है वह है वानस्पतिक आवरण, यानी कि वेजिटेशन कवर। पांचवा कारक है जल की उपलब्धता एवं इसका दबाव। कुछ अन्य कारक भारी वर्षा से जल की उपलब्धता बढ़ने पर तीव्र वृहद सरण या द्रव्यमान संचलन होता है। जल एक स्नेहक का कार्य करता है, जिस कारण से भी वृहद सरण को बढ़ावा मिलता है। ढाल प्रवणता की भूमिका भी इसमें पर्याप्त रहती है। ठीक है, तो ये सारे कारक ऐसे हैं जिनसे वृहद सरण को या द्रव्यमान संचलन को बल मिलता है। द्रव्यमान संचलन के कारण कई सारे हैं, जैसे कि हम देखते हैं। पहला जो कारक है वो है स्थलीय कारक। स्थलीय कारक, इसमें असंगठित या कमजोर स्थलीय पदार्थों को शामिल किया जाता है। दूसरा है स्तर क्रम वैन्यासिक कारक। इसमें सेल संस्तरों की उपस्थिति, सेल लक्षण, रचनाक्रम आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है संरचनात्मक कारक। इसमें संधियों के मध्य की दूरी, ब्रंसन, विभाजन क्षेत्र, कटाव, अपपत्रण स्तर तथा ढालोन्नति संस्तर आदि को शामिल किया जाता है। इसके बाद में है स्थलाकृतिक कारक। इसमें भू आकारों में विद्यमान जो तीव्र ढाल होता है उनको शामिल किया जाता है। और पांचवा है अपना जलवायवीय कारक, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें ताप परिसर की दर, जमने पिघलने के लिए तापांतर, पर्याप्त वर्षण यानी कि प्रिसिपिटेशन तथा नमी आदि को शामिल किया जाता है। तो ये सारे ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा द्रव्यमान संचलन। छठा कारक है भूकंपीय कंपन, यानी कि भूकंप के द्वारा भी इसको बढ़ावा मिलता है। सातवां कारक है जैविक कारक, यानी कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स। इसमें वनस्पति आवरण के अभाव में वृहद सरण को तीव्रता मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे कारक हैं या ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा वृहद सरण होता है। अब है अपना वृहद सरण या द्रव्यमान संचलन या वृहद संचलन के प्रकार, जिसमें हम वृहद या द्रव्यमान संचलन को अनेक भागों में बांटते हैं। शार्पे महोदय ने 4 प्रकार के वृहद सरण की पहचान की, जिसमें एक तो है धीमा प्रवाह, स्लो फ्लोवेज। दूसरा है त्वरित प्रवाह, रैपिड फ्लोवेज। तीसरा है भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। और चौथा है अवतलन, यानी कि सब्सिडेंस। पहला प्रकार है धीमा प्रवाह, स्लो फ्लोवेज। इसमें 5 प्रकार का प्रवाह शामिल है, जिसमें पहला है मृदा विसर्पण, दूसरा है पाद मलबा विसर्पण, तीसरा है सेल विसर्पण, चौथा है सेल हिमनद विसर्पण, पांचवा है मृदा सर्पण। तो देखते हैं पहला मृदा विसर्पण, सोइल क्रीप। इसमें मृदा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के निचले भागों की ओर होने वाला जो संचलन है, जो कि अदृश्य होता है लेकिन नियमित होता है, उसको हम मृदा विसर्पण कहते हैं। ठीक है, भागों की ओर होने वाला संचलन जो अदृश्य लेकिन नियमित होता है, मृदा विसर्पण कहलाता है। यह सभी प्रकार की जलवायु में होता है।
जहाँ ढाल प्रवणता होती है, यानी कि ढाल में बदलाव होता रहता है। दूसरा है अपना पाद मलबा विसर्पण, यानी कि टालस क्रिप। इसमें सेल विखंडन से प्राप्त मलबे का निम्न ढालों की ओर होने वाला धीमा प्रवाह पाद मलबा विसर्पण कहलाता है। इसमें बड़े आकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पदार्थों का विसर्पण होता है। ठीक है। तीसरा है अपना सेल विसर्पण, रॉक क्रिप। सेल विखंडित पदार्थों यानी कि सेल चूर्ण का ढलवां सतह के सहारे संचलन सेल विसर्पण कहलाता है। इसमें धरातल के नीचे की आधार सेल का जब विखंडन होता है तो वह विखंडित होकर ढाल के अनुसार नीचे की ओर संचलित हो जाती है। चौथा है सेल हिमनद विसर्पण। इसे सेल सरिता या सेल नदी भी कहते हैं। यह सेल अपशिष्ट के अंतिम भाग का संचलन होता है। तो ये हमारे मुख्य रूप से चार प्रकार हुए धीमा प्रवाह के, जिसमें हमने सेल विसर्पण, सेल हिमनद विसर्पण, मृदा विसर्पण आदि के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं हम पांचवा मृदा सर्पण। मृदा सर्पण सॉइल फ्लक्शन। मृदा सर्पण अंग्रेजी भाषा के सोलिफ्लुक्शन का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों सोलम तथा फ्लूरेस से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमशः सोइल यानी कि मृदा तथा फ्लो यानी कि प्रवाह होता है। मृदा सर्पण एक प्रकार का मृदा प्रवाह होता है। मृदा सर्पण के बारे में सर्वप्रथम एंडरसन ने पंख हिमनदों का अध्ययन कर बताया था। मृदा सर्पण पंख प्रवाह से धीमा लेकिन नियमित संचलन है। यह अत्यंत शीत प्रदेशों यानी कि उप आर्कटिक व अल्पाइन जलवायु में विकसित होता है। तो यह अपने 5 प्रकार हो गए किसके, धीमा प्रवाह के। अब है नेक्स्ट हमारे त्वरित प्रवाह, रैपिड फ्लोएज। इसमें भी 3 प्रकार हैं, मृदा प्रवाह, पंख प्रवाह और मलबा अवघाव यानी कि डेब्रिस एवलांचेज। तो पहला है इसमें मृदा प्रवाह, अर्थ फ्लो। जलयुक्त मृदा पदार्थों का निम्नवर्ती भागों की ओर होने वाला तीव्र संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। इसकी उत्पत्ति में मानवीय हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें मुख्य रूप से वनावरण में कमी व ढालों का निम्नवर्ती कटाव शामिल है। यानी कि मृदा प्रवाह मुख्य रूप से मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों के माध्यम से ज़्यादा होता है। इसमें किसी भी तीव्र ढालू भाग पर भारी वर्षा के उपरांत ऐसा प्रवाह होता है। ठीक है। अपारगम्य सेलें वाले यानी कि अपारगम्य सेलों वाले ढाल पर अधिक प्रभावी होता है। दूसरा है अपना पंख प्रवाह, मड फ्लो। यह मृदा प्रवाह की तरह अस्थिर ढाल पर होने वाला वृहद संचलन होता है। इसकी तीव्रता यानी कि वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर से 4.2 मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। पंख प्रवाह के किनारों पर नुकीले रेखीय कटक बन जाते हैं, जिन्हें पंख प्रवाह तटबंध मड फ्लो लीव्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि पंख प्रवाह में जो तीव्रता होती है मलबे की सरकने की, वो होती है 15 सेंटीमीटर से 4.2 मीटर प्रति सेकंड। आगे है शार्पे ने 3 प्रकार का पंख प्रवाह बताया है। एक तो अर्धशुष्क पंख प्रवाह, दूसरा अल्पाइन पंख प्रवाह और तीसरा ज्वालामुखी की तरह का पंख प्रवाह। प्रसिद्ध अल्पाइन पंख प्रवाह 1909 में होने वाला श्लम-गुलिन पंख प्रवाह था, जिसने पश्चिमी कोलोराडो की गुनिसन नदी में लेक फोर्क नामक बांध बना दिया था। यह प्रवाह 6 मील लंबा था। पंख प्रवाह संगठित होने पर टिल की तरह बन जाती है। टिल एक इसला करती है, जिसको हम आगे देखेंगे। तीसरा है मलबा अवघाव, डेब्रिस एवलांचेज। मलबा अवघाव आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है तथा यह हिम अवगाह यानी कि जो मलबा अवगाह है वो हिम अवगाह के समान होता है। यह भारी वर्षा होने पर मलबे का आकस्मिक होने वाला संचलन होता है। जैसे कि जो एवलांच आते हैं ना, स्नो एवलांच आते हैं, वैसे ही यह डेब्रिज एवलांच भी आते हैं। ठीक है। आधार सेलों में अवघाव के बार बार होने से कटाव हो जाता है, जिसे अवघाव चूट कहते हैं। तीसरा है अपना भूस्खलन, लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप्स। 5 प्रकार के भूस्खलन पहचाने गए हैं अब तक, जिनमें मुख्य रूप से हम नाम लेते हैं। एक तो जो पहला है अपना वो है अवपात, जिसको हम स्लम्प भी बोलते हैं। अवपात पहला है अवपात। दूसरा मलबा स्खलन यानी कि डेब्रिस स्लाइड्स।
तीसरा है मलबा पाथ, डेब्रिज फॉल। चौथा है सेल स्खलन, रॉक स्लाइड। और पांचवा है शेल पाथ, रॉक फॉल। पहले देखते हैं हम अवपात स्लम्स। शेल मलबे की एक या अधिक इकाइयों के निम्नवर्ती भाग में खिसकने को अवपात कहते हैं। अवपात वाले धरातल पर वेदिका की तरह अनेक सीढ़ियां बन जाती है। सीढ़ियां बनने का मूल कारण अवपात के दौरान सेलों का अधिक दूर तक स्खलन न होना है। तो जो पहला प्रकार था हमारा भूस्खलन में, वो था अवपात। ठीक है। इस अवपात के बाद में हमारा जो दूसरा है वो है मलबा स्खलन, डेब्रिज स्लाइड्स। यह असंगठित सेल मलबे के बिना द्रव्यमान संचलन के पीछे गति करने वाला स्खलन या स्लाइडिंग होता है। इसमें सेल द्रव्यमान पीछे गति नहीं करता है तथा जल की मात्रा भी कम होती है। शार्पे ने इसे मृदा फिसलन या मृदा स्खलन कहा है। तीसरा है मलबा पाथ, डेब्रिज फॉल। यह मलबा स्खलन से थोड़ा भिन्न संचलन है जिसमें लटकते भृगु से ऊर्ध्वाधर पाथ यानी कि गिरना फाल होता है। यह मूलतः सरिताओं के किनारों पर अंतर्वर्तीय कटाव वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार हो गए हमारे स्खलन के, अवपात, मलबा स्खलन, मलबा पात। चौथा है हमारा सेल स्खलन, रॉक स्लाइड। यह भूस्खलन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें आधार तल के सहारे सेल मलबा तीव्र गति से स्खलित होता है, स्लिपिंग होता है। स्खलित का मतलब स्लिपिंग। पहाड़ी भागों पर ढाल के अनुरूप बड़े बड़े शिलाखंड अपने स्थान से खिसक जाते हैं जो नीचे की ओर गिरकर टुकड़ों में बदलकर सेल चूर्ण बन जाते हैं। पहाड़ों पर हिम के पिघलते समय यह क्रिया अधिक होती है। ठीक है। तो ये हमारा रॉक स्लाइड यानी कि सेल स्खलन भी हो गया। सेल स्खलन के बारे में आपने सुना ही होगा। भूस्खलन जो कि जिसका मेन पार्ट है जिसमें चट्टानें खिसकती है। पांचवा है अपना सेल पात, रॉक फॉल। किसी भी तीव्र ढाल पर होने वाला सेल खंडों का स्वतंत्र पात सेल पात कहलाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में सेलों के छोटे टुकड़े भृगु के सामने वाले भाग से अलग होकर नीचे की ओर गिरते हैं, यानी कि जो क्लिफ होते हैं है ना, उन क्लिफ से ये टुकड़े अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। ये हमारे भूस्खलन के पांचों प्रकार खत्म हो गए हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट संचलन है, द्रव्यमान संचलन है, अवतरण, वो है नेक्स्ट संचलन है वो है अवतरण, सब्सिडेंस। वृहद संचलन के इस प्रकार में भूपृष्ठीय पदार्थों का निम्नवर्ती स्थानांतरण होता है। यहाँ निम्नवर्ती स्थानांतरण से अभिप्राय ऊर्ध्वाधर गति से लिया गया है। इसमें क्षैतिज रूप में गति नहीं होती है। इसमें रिफ्ट घाटी तथा घोलरंध्र आदि इसके विशिष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये द्रव्यमान संचलन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसको आप एक बार अच्छे से लिख लें और उसके बाद में ध्यान से विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करें, क्योंकि यह हो सकता है हमारे इसमें एग्ज़ाम में भी आए, क्योंकि नया टॉपिक है और आने के बहुत ही चांसेस हैं। ठीक है। इसको हो सके तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी इस नए टॉपिक को जान सके, पढ़ सकें और आप भी अच्छे से इसके वृहद संचलन या द्रव्यमान संचलन क्या होता है डेफिनेशंस देख लेना। कौन कौन से कारक इसको नियंत्रित करते हैं, किन किन कारणों से यह होता है और कौन कौन से इसके प्रकार हैं, ये मुख्य रूप से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।